नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारा यह प्रथम संबोधन जय हिंद आज हमें पराक्रम दिवस की याद दिलाता है। सन 2021 में 23 जनवरी के दिन को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। जब हम पराक्रम दिवस की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि उभर कर आती है। देश के ऐसे महान प्रख्यात नेता जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तीर्ण की और कलेक्टर का पद छोड़कर देश की आजादी में अपना बलिदान देने के लिए, देश को सर्वोच्च गौरव तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और हमारे देश को एक आजाद हिंद सरकार स्थापित करने का जो साहस और जज्बा दिखाया, वैसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनकी जन्म जयंती है। 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे थे। पिताजी उनके एक मशहूर वकील थे और एक ऐसे महान देशभक्त ने जर्मनी, जापान, हिटलर जो जर्मनी का शासक था, उसके बाद जापान से सहायता प्राप्त करके आजाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना करी थी 1943 में सिंगापुर में। ऐसे महान देशभक्त को हमारे संपूर्ण भारत के देशवासियों द्वारा एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और हम उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, आज भारत के महान वीरों के इस धरती में हम यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी एक शेर की भांति अपने अनुभवों से अपने को जोड़कर अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास जज्बा है तो आप किसी भी बाधाओं को पार कर लेंगे। कहा भी गया है कि तजुर्बों ने सिखाया है शेर को खामोश रहना। तजुर्बों ने सिखाया है शेर को खामोश रखना, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। कुत्ते तो भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली दिखाने के लिए, परंतु जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। तो धन्यवाद मेरे शेरों। आइए आप हम सब मिलकर हम अपने देश को जिताने के लिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी हार के इस जंग के मैदान में शेर की भांति राजा बनकर अपनी कंपटीशन में उतरें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हमारी शतकों के शतक की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारा वर्णन विश्लेषण लगातार जारी है। आगामी 7 दिवस यह चलेगा, तो अपनी सफलता का शतक लगाने के लिए हमारे इस सफलता के शतकी प्रोग्राम में, हमारे इस कारवां में आप हिस्सा बने, सहभागी बने। दोस्तों, हम सीधा चलते हैं अपने आगे कड़ी में पहले प्रश्न की ओर। आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था संबंधी 100 महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था मतलब भारत की राजनीति के समकक्ष मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था में जो राजनीति है, संविधान सम्मत सरकार चलती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आएंगे उस पर हम गोता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सीधे हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और जल के संसाधनों के बारे में व्यवस्था सुनिर्धारित करने के लिए एक विभाग बना है और उस विभाग का प्रमुख बनाया गया है श्री तुलसीराम सिलावट जी को। ये जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक। और भारत में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय को क्या कहा गया है केंद्र में? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। उसके जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो मध्य प्रदेश के तुलसीराम जी सिलावट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और इस राष्ट्रीय दल की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई। हमारी भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय केवल एक ही राष्ट्रीय दल था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कम्युनिस्ट पार्टी भी 1964 में बनी थी बाद में। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन था? तो सन 1980 में 6 अप्रैल 1980 दो राष्ट्रीय नेता थे जो जनसंघ से जुड़े हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन दोनों ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। इसमें तत्कालीन जनता पार्टी के जो अलग घटक दल थे उन सबके विलय से एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया और बाद में चुनाव आयोग के द्वारा इनकी चुनाव में सफलता को देखते हुए इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो पहले कोई भी दल एक राजनीतिक दल बनता है, रजिस्टर्ड होता है और यदि उसे पर्याप्त संख्या में निर्धारित वोट प्रतिशत मिल जाता है, सीटें मिल जाती हैं, उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है।
जैसे अभी हाल ही में गुजरात चुनाव में हुआ और पंजाब में हुआ, दिल्ली में, अन्य राज्यों में भी सहभागिता के कारण आम आदमी पार्टी जो 2013 में गठित हुई वो भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसी भी एक राज्य के लिए वहां का हाई कोर्ट होगा, लेकिन दो राज्यों के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक हाई कोर्ट से काम चलाया जा सकता है। ठीक, ऐसी व्यवस्था करने का जो दायित्व है, ऐसी व्यवस्था करने का जो अधिकार है या शक्ति है, वह हमारे संसद के पास है। संसद किसको कहते हैं? संसद देश में दो सदनों से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है। ठीक, संसद को हम केवल लोकसभा राज्यसभा ना कहें। अनुच्छेद 79 ये स्पष्ट करता है कि संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा और इसके द्वारा कानून बनाया जाएगा, तब जाकर दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर पहला होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ था? तो यह जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह एक ऐसा कानून था, संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून है जो महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को संवैधानिक रूप देता है। ठीक, और यह जो अधिनियम था ये पंचायती राज के लिए था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कहता है। तो अनुच्छेद 40 आप पढ़े होंगे यदि संविधान, तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि राज्य यानी सरकार पंचायतों का जो गठन है वो कर सकती है। तो समय की नजाकत को समझते हुए भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी को लोकतंत्र में जोड़ने के लिए यह जो कानून है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और यह कानून पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय लागू किया गया था, क्योंकि तत्कालीन समय में 1992 से 97 तक कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो 2005 से 2023 यानी अभी तक भी, ये 2018 से 20 मार्च 2020 तक छोड़कर केवल लगभग 1.5 साल तक इनकी सरकार नहीं रही। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी कांग्रेस की 2018 में। इसके अलावा बाकी अवधियों को जोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5 बार जीत दर्ज की। पहली बार 1991 में, फिर 1992 में, 96 में, 98 में और 2004 में। इस प्रकार से उन्होंने कई बार चुनाव जीता, लोकसभा के सदस्य बने 5 बार और इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए इनकी राजनीति में ओहदा बढ़ा और मुख्यमंत्री बन गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। ठीक, और सुश्री उमा भारती जी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमें मिलान करना है। उमा भारती जी का जन्म टीकमगढ़ जिले के डुंडा नामक गांव में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने टीकमगढ़ में जन्म लिया, गांव का नाम था डुंडा। उमा भारती वर्ष 1989 में प्रथम और एकमात्र लोकसभा सदस्य चुनी गई, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने 1989 के अलावा 1991, 1992, 1998, 1999 और 2014 में भी चुनाव जीता, झांसी से जीता। तो कई बार उन्होंने कई जगह से, भोपाल से चुनाव लड़ा, उन्होंने झांसी से लड़ा, खजुराहो से लड़ा, सब में जीता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्वास्थ्य कारणों के चलते 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये गलत है, क्योंकि
उनको जब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, उसका कारण ये था कि 1994 में कर्नाटक में हुबली दंगे हुए थे। उस दंगे में इनका नाम आने से इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, तो सरकार और राजनीतिक पार्टी के द्वारा इन पर दबाव बना और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सुश्री उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना करी थी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मन में उन्होंने समझा कि हमें जो है राजनीतिक रूप से तिरस्कृत किया गया है, तो उन्होंने एक अलग दल बना लिया, उसका नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो पहला और चौथा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किसी भी राजनेता के संबंध में कुछ जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी बातों को प्रमाण के साथ जानना जरूरी है, और यह प्रश्न अक्सर पेपर में आते ही हैं। हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र, उनके कार्य क्षेत्र में। तो जो कार्य क्षेत्र है, ये हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र बताता है। पांडिचेरी एक संघ शासित राज्य है, और यह जो संघ शासित राज्य है, यह मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है। ये किसके अंतर्गत बात करेंगे हम? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट माने चेन्नई, तमिलनाडु का हाई कोर्ट जो है वो पांडिचेरी के पास में, पांडिचेरी वहां पास में है। और पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। इसके जिले 3 राज्यों में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स जो हम आपको ओरल मौखिक बताते हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, तो आपके एग्जाम के लिए वो एक संजीवनी बूटी के समान सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन आता है, और उस हाईकोर्ट के तहत इसके वादों का निपटारा किया जाता है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है केरल के पास में है, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम हाईकोर्ट जो केरल का है, उसके द्वारा यहाँ के वाद दायर किए जाते हैं और उनका निपटारा होता है। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, और यह जो केंद्र शासित प्रदेश है बंबई हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी का मद्रास, अंडमान निकोबार द्वीप का कलकत्ता, लक्षद्वीप का केरल, दमन दीव का बंबई। ठीक, इस तरीके से हम प्रश्न का मिलान कर लेंगे आंसर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो दोस्तों, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन पावर, यानी कोई भी हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य क्षेत्राधिकार क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट दिया है नहीं है, तो कौन कौन सा है उसकी हम बात करें। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार के संबंध में मामलों में सुनवाई इसमें की जा सकती है। विवाह, तलाक, इन संबंधी मामलों की यहाँ सुनवाई की जा सकती है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। निरीक्षण करने का भी क्षेत्राधिकार है अन्य कोर्ट्स का। अपील करने का, यानी हाई कोर्ट में जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई यहाँ की जाती है, अपील है। ठीक, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, तो जिला संभाग के अलावा फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों पावर हैं, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। केवल किसका है? केवल सुप्रीम कोर्ट का है। अनुच्छेद 143 यह बताता है कि राष्ट्रपति को यदि संविधान के किसी सम्मत प्रश्न पर कोई परामर्श चाहिए संविधान के रूप में, उसकी व्याख्या के रूप में, तो स्पष्टीकरण के लिए कोई विवाद पर विधि संगत परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। तो यह उच्च न्यायालय का, उच्च मतलब हाई कोर्ट, इसका ये वाला अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न कहा गया है कि कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो दोस्तों, यह याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी कार्य पद्धति का, वर्क सिस्टम का परीक्षण करती है, टेस्ट करती है, उसका रिव्यू करती है। तो कौन सी ऐसी याचिका है? तो यह याचिका आएगी रिट के अंतर्गत, उसको कहा जाता है रिट, ठीक है। और यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए हाई कोर्ट जारी करेगी, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय के लिए जारी की जाएगी। तो ये जो रिट है, ये उत्प्रेषण रिट है। आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट 5 प्रकार की पढ़ेंगे, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट 5 प्रकार की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट की बात करता है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट की बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो याचिका है अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाएगी अन्य न्यायालयों के लिए जो उससे निम्न कोटि के न्यायालय है।
और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी की जाएगी। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना, उत माने ऊपर, प्रेषण माने भेजना। ऊपर भेजना यानी एक ऐसा कोई मामला विचाराधीन है किसी न्यायालय में जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है या उसमें कोई स्पेशल चीज है जो अपर कोर्ट को देखना चाहिए, तो वो उस कोर्ट को यह रिट जारी करके अपने पास भेजने के लिए कहती है कि उस मामले को हमारे यहाँ भेजें, है ना। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नवीन राज्यपाल के रूप में किसने 8 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, राज्यपाल जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे ही किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो उसका सबसे प्रमुख अधिकारी है वह राज्यपाल होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित होती हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से देश में सारे कार्य राज्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो नियुक्ति की बात करता है, यह क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो 8 जुलाई 2021 को 19वें राज्यपाल बने हैं, ठीक। किस क्रम के हैं? 19वें क्रम के। और 19वें क्रम के जो राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल और यह गुजरात के नवसारी जिले से आते हैं। वहां के आदिवासी नेता रहे हैं, वहां मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, अनुसूचित जाति युवा मोर्चा के नेता रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी उपलब्धियां, आज ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। आगे बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, अर्थात नींव रखने का श्रेय किन्हें जाता है। तो दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी नींव रखने का श्रेय जो जाता है, इनमें से किन नेता को जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इन सभी नेताओं की कार्यकाल में कुछ न कुछ पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। लेकिन यदि नींव की बात करेगा, यानी फाउंडेशन बेस किसने तैयार किया था, उस समय स्टार्टिंग किसने कराई थी, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश में भी बाद में हुई। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में 73वां 74वां संविधान संशोधन भी बना, बकायदा पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा भी मिला। इंदिरा गांधी के समय में कुछ चीजें इस क्षेत्र में नहीं हुई थी, पुरानी ही चल रही थी। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में एक आया था 64वां विधेयक। यह जो 64वां विधेयक था, यह 73वां विधेयक के समान था। जिस तरीके से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया था, तो वैसे ही 64वां विधेयक आया था जो लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से फिर वो पास नहीं हुआ, विघटन हो गया। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये विधेयक फेल हो गया, लेकिन प्रारंभ तो राजीव गांधी जी ने किया था। तो हमको बताया जाएगा कि ये नींव रखने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों, राज्य विधान परिषद क्या होती है? राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य में 2 सदन होंगे, ठीक है। किसी भी राज्य में 2 सदन यदि हैं, एक का नाम होगा विधानसभा और एक का नाम होगा क्या? विधान परिषद। लेकिन यह सदन हर राज्य में हो यह अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है, ठीक। जम्मू कश्मीर में था, वो 370 धारा हटने के साथ समाप्त हो गया है। तो राज्य में यदि 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसको हम कहते हैं विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल भी शामिल है। लेकिन यदि विधानसभा बस है तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर कहलाते हैं विधानमंडल। जिस तरीके से संसद को हम राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को मिलकर कहते हैं, वैसे ही विधानसभा और राज्यपाल को मिलकर विधानमंडल कहेंगे। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल है, तो तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहेंगे, है ना। तो पूछ रहा है कि इसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संख्या का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कभी कभी डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो विधान परिषद, विधानसभा का संरचना क्या है, इसका प्रावधान किस में है, जानना ही चाहिए। तो विधान परिषद की संरचना का जो प्रावधान है, आर्टिकल 171 में कहा गया है। 171 में ये कहा गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 या 40 से कम नहीं, ठीक है, 1/3 से ज्यादा नहीं। यानी जो
विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी वो उस राज्य के विधानसभा के टोटल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। तो ये तथ्य को ध्यान रखिएगा, ये वर्णन है 171 में, है ना। प्रश्न है आपसे कि मध्य भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, बताइएगा कहाँ है सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या, है ना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे। तो दोस्तों जो 17वीं लोकसभा हुई 2019 से 24 तक, इसका कार्यकाल है 17वीं लोकसभा का, और इसका जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में कितने चरण में हुआ था। तो यह जो आंसर है 4 चरण में हुआ था। पहला अगर आपको याद हो 29 अप्रैल को हुआ था, तीसरा हुआ था 6 मई को, फिर एक 12 मई को, एक 19 मई को। इस तरीके से ये चुनाव हुआ था और 25 को रिजल्ट आ गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है प्रश्न, आर्टिकल दिया है और उसके बारे में प्रावधान दिए हैं। ठीक है, इनके बारे में आप मिलान करें, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में है। आर्टिकल 315 क्या बताता है। तो आर्टिकल 315 में उस चीज का प्रावधान है जो देश की सबसे बड़ी सर्विस कहलाती है, वो है पीएससी। चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 315 ये बताता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ का मतलब यूनियन पूरे भारत के लिए, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी नौकरी के लिए परीक्षा होती है, यह आयोग करता है। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी मध्य प्रदेश द्वारा, जैसे बीपीएससी बिहार द्वारा, आरपीएससी राजस्थान द्वारा। तो इसके बारे में वर्णन 315 में है। 317 क्या बताता है, लोकसभा आयोग के बारे में ही बताता है, लेकिन यह आर्टिकल लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाने के बारे में बताता है कि किसी भी सदस्य जो इस आयोग में हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, उसका विधि का वर्णन है। 319 में क्या है, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। तो यानी इसके सदस्य न रहने पर, मतलब जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, तब वो क्या क्या पद धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो संवैधानिक निकाय में थे। तो अगर वो संवैधानिक निकाय में हैं और बाद में रिटायर के बाद कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़कर कोई लाभ प्राप्त करते हैं, कोई मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका निषेध किया गया है इसमें। ठीक है, क्यों निषेध किया गया है, क्योंकि वो कार्यकाल के दौरान अगर सरकार या किसी राजनीतिक दल के संबंध में रहकर कोई ऐसा काम करें जो इलीगल है और बाद में रिटायरमेंट के बाद उस सरकार द्वारा उनको मंत्री पद जैसा कोई लाभ का पद दिया जाए, इसको रोकथाम करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 321 ये बताता है कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों की विस्तार करने की शक्ति, मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग है, उसका कार्य को बढ़ाने की शक्ति, उसके जितने कार्य हैं उनको और भी बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बात करता है ये आर्टिकल। तो इसका मिलान सीधा है 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां एकल स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। एकल स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, ठीक। त्रिस्तरीय होती है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसको हम जनपद पंचायत कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था। लेकिन कुछ राज्यों में एकल है, एकल मतलब एक निकाय, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, ठीक। तो ग्राम पंचायत के लिए ही जो व्यवस्था है वो केवल जम्मू कश्मीर में है, इस ऑप्शन में से, ठीक है। इस ऑप्शन में से जम्मू कश्मीर और किस में है, और है केरल, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन राज्यों के लिए 5 राज्यों में एकल स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन असम में, कर्नाटक में, ओडिशा में, इसके अलावा हरियाणा में, ठीक है, और इसमें और पांडिचेरी में और दिल्ली में, यहाँ क्या है 2 स्तरीय, क्या है इसमें 2 स्तरीय है। लेकिन जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है,
इन 5 राज्यों में कैसा है, एकल स्तरीय, ध्यान रखिएगा एकल स्तरीय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों पंचायत सचिव जो होता है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक। और इस प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने के बारे में जो प्रावधान है वो ये बात करता है कि राज्य सरकार जो है पंचायत की अनुशंसा के माध्यम से करेगी, अर्थात पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति की अनुशंसा की जाएगी और राज्य सरकार बकायदा विधि नियम के तहत उसकी अपॉइंटमेंट कर देगी। तो राज्य सरकार करती है और पंचायत की संस्तुति के आधार पर पंचायत का भी परामर्श लिया जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। उत्तर भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है वो क्या है? ये प्रश्न अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो हमेशा ध्यान रखें कि केंद्र हो या राज्य हो, जिस सदन के सदस्य जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे उनको हम लोकप्रिय सदन कहेंगे और निम्न सदन कहेंगे। इस निम्न से मतलब ये नहीं कि उसकी हैसियत निम्न है, ठीक। निम्न सदन का मतलब होता है कि जो सदस्य होंगे वो लोकप्रिय होंगे, लेकिन उच्च सदन जो होगा उसमें विशेषज्ञ सदस्य होंगे। विशेषज्ञ सदस्य इस तरीके से कि वैसा सदन जिसकी जो कभी भंग ना होगा, लगातार उसमें बैठक चर्चा परिवाद चलता रहता है, उसको हम विशेषज्ञ सदन कहते हैं, विशेषज्ञ निकाय कहते हैं। और वह होता है केंद्र में, जो इसको हम कहते हैं स्थायी सदन, ठीक। ये जो पूछ रहा है उच्च सदन को और क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। स्थायी सदन के अलावा क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ सदन, ठीक है। विशेषज्ञ सदन का इसका मतलब नहीं कि इसके सारे मेंबर स्पेशलिस्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि ये विशेषज्ञ के रूप में जो निकाय के रूप में काम करेंगे उस निकाय में बैठ के होंगी, लगातार होंगी, स्थायी होगा यानी कभी भंग नहीं होगा, ठीक। तो जिस तरीके से केंद्र में होती है राज्यसभा, ऐसे ही राज्य में होता है विधान परिषद। क्या होता है राज्य में? विधान परिषद। तो अगर केंद्र पूछे तो केंद्र में स्थायी सदन, विशेषज्ञ सदन, उच्च सदन कहलाएगा राज्यसभा, और राज्यों के मामले में विधान परिषद कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विधान परिषद, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त किया गया है? अभी हमने पुराने प्रश्न में इसकी चर्चा कर ली है विस्तार से कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2019 में, और बकायदा जो 2019 में 31 अक्टूबर को यह प्रावधान लागू हो गया है, वहां जो है विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, ठीक। आगे जो भी व्यवस्था होगी सरकार कर सकती है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों हमारे देश में जो भी सरकार केंद्र और राज्य में चल रही हैं वो संविधान में दी गई विधियों के अनुसार संचालित हैं, और उन विधियों को प्राप्त करने का आधार यानी संविधान में उनकी जो शक्ति प्रदान की गई उसके तहत उनका शासन संचालन होता ही है। तो पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कैसे हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो इसकी स्थापना कैसे की जा सकती है, तो उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 169 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद कैसे बन सकती है, कैसे गठित हो सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। तो इसके बारे में संक्षिप्त आप यह जान लें कि यदि कोई भी राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो बाकायदा उसके सारे विधानसभा के सदस्य मिलकर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे, और वह प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र में जाएगा। केंद्र में कहां जाएगा? संसद में जाएगा, और संसद यदि उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये आर्टिकल 169 में उल्लिखित है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 20। नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन होता है, कैसे होता है नगर निगम? नगर निगम आप जानते हैं जिस तरीके से हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। कुछ राज्यों में एकल है, कुछ राज्यों में 2, कुछ राज्यों में, जब पश्चिम बंगाल में तो 4 स्तरीय है। तो उसके तर्ज पर जो राज्यों में नगर निकाय है, नगर निकाय मतलब अर्बन क्षेत्र में स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो जो व्यवस्था है उसके बारे में भी कई चीजों को वर्णित किया गया है। एक होती है नगर पंचायत, ठीक। नगर पंचायत के बाद होती है नगर परिषद,
और नगर परिषद के बाद आता है नगर पालिक निगम। ठीक है, तो नगर पालिक निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये 3 स्तरीय का वहां भी होता है। नगर पंचायत जो पंचायत से उत्कृष्ट हो, जैसा क्षेत्र जो नगर में बदल रहा हो वहां नगर पंचायत होगी। नगर परिषद जो नगर पंचायत से बड़ा क्षेत्र हो, ऐसे ही नगर पालिक निगम सबसे बड़ा हो जहां 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी। ठीक, वो उसके सदस्य जो होंगे किसी भी नगर पालिक निगम में, जो वार्ड होंगे, वार्ड मतलब वार्ड सदस्य, एक वार्ड में जैसे ग्राम क्षेत्र में पंचायत सरपंच होते हैं, ऐसे ही जो नगर निगम होगा उसका प्रमुख तो महापौर होगा, लेकिन अलग अलग वार्ड बनेंगे। वार्ड के सदस्य जो मेंबर चुने जाएंगे, प्रधान, उनको कहा जाएगा पार्षद कहा जाएगा, पार्षद कहा जाएगा। और उनकी संख्या 40 से 70 तक हो सकती है मैक्सिमम। और पूछ रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन 2 टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि चुनने की शक्ति जनता द्वारा डायरेक्ट होगी, अर्थात वह व्यक्ति, वह उम्मीदवार जनता द्वारा डाले गए वोट के माध्यम से डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन ऐसा होता है कि प्रतिनिधि निर्वाचन होता है, अर्थात जनता जिसको चुनेगी वो व्यक्ति किसी और को चुनेगा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोटिंग नहीं करती है, ठीक है, कौन वोटिंग करता है? जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। जैसे लोकसभा सांसद, विधानसभा के विधायक, वो सब राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होगा? जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करेगी। जैसे लोकसभा सदस्य को चुनना, प्रधानमंत्री को क्या हम चुनते हैं? नहीं चुनते, वो तो मनोनीत किया जाता है जो बहुमत दल का नेता होगा, लेकिन हम चुनते किसको हैं? लोकसभा सांसद को। ठीक, और विधानसभा के विधायक सदस्य को। विधान परिषद के सदस्यों को हम नहीं चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। और कुछ नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। ऐसे ही राज्यसभा के सदस्यों को भी जनता नहीं चुनती, विधायक चुनते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति को भी जनता नहीं चुनती, उपराष्ट्रपति को भी जनता नहीं चुनती। अगर हम कहें कि जनता चुनती है तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसा निर्वाचन जो डायरेक्ट जनता द्वारा ना हो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यदि डायरेक्ट जनता करे उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो दोस्तों, द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब होता है राज्य में 2 सदन होना। 2 सदन का मतलब विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा हो और राज्यसभा हो, ऐसे ही पूछा गया है कि किस राज्य में नहीं है 2 सदनात्मक। तो इसमें से आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में यदि हैं, तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या है? केवल विधानसभा है, और विधानसभा में केवल जो है 230 सदस्य हैं, और एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो भी हटा दिया गया है 2020 में। तो मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। ठीक है, 6 राज्यों में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक, और महाराष्ट्र में है। इन 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या क्या बताया? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है। मध्य प्रदेश में नहीं है इन ऑप्शन में से। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों, योजना मंडल की स्थापना क्यों की गई? प्लानिंग बोर्ड की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो हमारे पास अगर प्लानिंग है तो हम कार्य को व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे और एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, एक निश्चित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही राज्य में भी नीति बनाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए बाकायदा प्लानिंग बनाई जाएगी, और उस प्लानिंग के संबंध में जो निकाय है, वो जो काम करेगा, उसका नाम रखा गया योजना मंडल। जिस तरीके से केंद्र में 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग बना था, बाद में 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग थिंक टैंक का निर्माण किया गया, वैसे ही राज्य में मध्य प्रदेश में योजना विभाग की स्थापना की गई, योजना निकाय बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया, उसी को कहा गया था योजना मंडल। और यह गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972, और इसके पहले उपाध्यक्ष थे। जिस तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पदेन, नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, वैसे ही जो योजना मंडल था उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते थे, और उपाध्यक्ष जो है दयाशंकर नाग पहले बनाए गए थे, दयाशंकर नाग। ठीक है, ये बनाए गए थे 24 अक्टूबर 1972 को। बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर योजना मंडल के स्थान पर क्या कर दिया गया? योजना आयोग। कौन सा योजना आयोग? राज्य योजना आयोग। ठीक, तो योजना आयोग 2007 में इसका नाम बदलकर योजना मंडल से योजना आयोग कर दिया गया था। ये संबंधित फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों जो जिला पंचायत का गठन होगा वो कितनी जनसंख्या पर होगा? न्यूनतम 50,000 की जनसंख्या पर होगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर होगा? 50,000 की जनसंख्या पर। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों की जो हाउस होता है उस हाउस को चलाने के लिए जो चेयरपर्सन होंगे उनको हम विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे। वो विधानसभा की बैठकों का संचालन करेंगे, ठीक, प्रश्नों को स्वीकार करेंगे और बाकायदा जो संविधान सम्मत विधि हैं उनका पालन करेंगे। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, किसी भी दल विशेष के लिए काम नहीं करते, वो फिर एक सरकार के एक संविधान सम्मत कार्य करने के पद को धारण करते हैं। ठीक, संवैधानिक पद है विधानसभा अध्यक्ष। तो पूछा गया है कि किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये करंट का भी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पूछा गया है। तो पहली बात तो विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन? तो श्री गिरीश गौतम जी हैं, और ये गिरीश गौतम जी हैं रीवा से हैं, और रीवा से कहाँ से? विधायक हैं, विधायक ही विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। तो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र रीवा में पड़ता है, और वहीं से ये क्या है? अध्यक्ष, विधायक हैं, और फिर ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, भाजपा से हैं ये। ठीक, आगे बात करते हैं, यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो दोस्तों यह उपसभापति को दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि सभापति त्यागपत्र देना चाहे अध्यक्ष तो किसको देगा? सभापति बोलो या अध्यक्ष बोलो, एक ही है। ठीक है, सभापति बोला जाए या अध्यक्ष बोला जाए, एक ही शब्द है। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को या उपसभापति को त्यागपत्र देगा। यानी अगर अध्यक्ष या सभापति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपसभापति को देगा, और यदि उपसभापति पे त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? सभापति को देगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहे तो उपराष्ट्रपति को पत्र देगा कि हम त्यागना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पद त्यागना चाहे तो राष्ट्रपति को पत्र देगा, ठीक, त्यागपत्र का। इस तरीके से ये व्यवस्था है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, ऐसा। तो ये ट्रिकी है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, भारत के किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में विधानसभा, तो विधानसभा राज्यों में है, और राज्यों में नीति निर्माण की एक व्यवस्था है, उसमें से पूछ रहा है कि कितनी सदस्य संख्या हो सकती है। तो अनुच्छेद 170 एक इसके बारे में बताता है कि अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है, और 60 से कम नहीं, 60 से कम नहीं, यानी न्यूनतम 60 होगी, अधिकतम कितनी होगी? 500 होगी। लेकिन ऐसे भी कई राज्य हैं जहां 60 से कम है, जैसे मिजोरम, मिजोरम में कितनी है? 40 है। ठीक है, मिजोरम में कितनी है? 40 है, और गोवा में भी 40 है, और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में 32 है। तो इस तरीके से ये 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 60 जो अनुमानित संख्या उससे भी क्या है? कम है। ठीक है, और सिक्किम में भी है ऐसे। आगे बात करते हैं, सिक्किम में 32 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विधान परिषद का उपसभापति क्या करते हैं? इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में हमें बताना है। बताएं, इसमें से विधान परिषद का उपसभापति जो होगा वो किस स्टेटमेंट को परिभाषित करेगा? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही अपने सदस्यों से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही है। मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष हो या राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो या विधान परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, ये सभी किससे चुने जाएंगे? उन्हीं में से चुने जाएंगे, उसी हाउस से। विधान परिषद से जो विधानसभा परिषद का उपसभापति होगा विधान परिषद के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 30 अप्रैल 1977 को लगा था, 23 जून 1977 तक लगा था। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति शासन है, जब देश में सरकार बदलने का दौर चल रहा था
मोरारजी देसाई की सरकार अस्तित्व में आने वाली थी, उसी समय देश में इमरजेंसी पूर्व में लग चुकी थी। ऐसी उठा पटक को देखते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी संभालना कठिन हो गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र सरकार की सहमति से मतलब राष्ट्रपति द्वारा ये जो पहला राष्ट्रपति शासन है वो लगा दिया गया था 30 अप्रैल से 23 जून 1977 तक। और ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक व्यवस्था से शासन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यह सिफारिश करने वाले जो राज्यपाल थे एस.एन. सिन्हा थे, तो एस.एन. सिन्हा ने सिफारिश करी थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और लगा दिया गया था, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में विधानसभाओं के निर्वाचन के बारे में क्या है प्रस्तुत करता है, प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों जो निर्वाचन के बारे में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है वो आर्टिकल 170 है। और आर्टिकल 170 में अनुच्छेद 333 भी बताता है। अनुच्छेद 333 ये बताता है कि अनुच्छेद 333 ये बताता है कि जो विधानसभा क्षेत्र होंगे विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन बाकायदा संविधान सम्मत होगा, ठीक, और निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 170 भी उस बारे में व्यवस्था करता है। और बाकायदा विधानसभा जो चुनाव हैं वो अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों यही प्रश्न जिसकी हमने बात करी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन मतलब चुनाव कौन कराता है विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग गठित किया गया है अनुच्छेद 243 के में, राज्य निर्वाचन आयोग वह केवल नगर निकाय चुनाव कराता है और पंचायतों का चुनाव कराता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, संविधान के किस आर्टिकल में विधानसभा सदस्यों के लिए निरर्हताएं संबंधित बातें वर्णित हैं? तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है यह बताता है कि जो विधानसभा सदस्य हैं वो अयोग्य हो जाएंगे, यानी उनके पास योग्यताएं नहीं रह जाएंगी। ये वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 190 है, बताता है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब किसी भी विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या वह योग्य नहीं है। निरर्हताएं का मतलब होता है योग्यताएं ना होना, अर्हताएं ना होना, एलिजिबिलिटी ना होना। तो ऐसा वर्णन अनुच्छेद 190 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है, कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं उनसे मिलान करना है कि उसके बारे में प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 214 क्या बताता है? आर्टिकल 214 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये बताता है कि अनुच्छेद 214 के तहत। हालांकि अन्य राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय कई राज्यों का उच्च न्यायालय है। बाकायदा इसके लिए संसद काम करती है, संसद द्वारा अधिनियम बनाया जाएगा, उसके तहत स्थापित होगा। 221 क्या बताता है? 221 बताता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ठीक है, जो जज होंगे उनका वेतन भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 221 में है। कौन सा न्यायाधीशों के? तो हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है ये, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात कर रहा है। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट की शक्ति क्या मैंने बताया था 226 में? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन सी होती हैं? अधिकार प्रेक्षालेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, ठीक है। 228 क्या बताता है? 228 बताता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना, मतलब कुछ ऐसे केस जो लोअर कोर्ट में संचालित हैं, चल रहे हैं, पेंडिंग हैं, उनको हाई कोर्ट को अंतरित करना या ट्रांसफर करना, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस घोषित किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप उसको करंट से जोड़ सकते हैं या किसी विषय से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसा ही एक दिवस है नगरीय निकाय दिवस, जो पॉलिटी से संबंधित तो है ही, करंट से भी संबंध रखता है। यह दिवस 2 नवंबर को घोषित किया गया है। नगरीय निकायों के बारे में जागरूकता और उनको सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 नवंबर को नगरीय निकाय दिवस घोषित किया गया है। और एक और दिवस ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को आशा दिवस घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? आशा दिवस। आशा कौन होती है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो
आईसीडीपी प्रोग्राम 1975 में चलाया गया था। शिशु और बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य के बारे में बढ़ावा देने के लिए उसी के तहत आशा एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति आंगनवाड़ी केंद्र में की जाती है, जो परिवार नियोजन के बारे में, टीकाकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करती है। गांव के स्तर पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो 25 जनवरी को आशा दिवस मनाया जाता है, 2 नवंबर को ये, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस ही मनाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो विधानसभा के किसी सदस्य के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? दल बदल क्या होता है भाई? दल बदल जो है, जैसे आप भाजपा से हैं और चुनाव जीत गए कमल के चिन्ह पर, बाद में आप जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, तो जिस पार्टी से आपने चुनाव जीता, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीता, यदि चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो इस शर्त में दल बदल का कानून लगेगा और आपकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। ऐसे ही यदि कोई निर्दलीय चुनाव जीत जाता है निर्दलीय के रूप में बिना किसी दल के चुनाव चिन्ह पर, और चुनाव जीतने के बाद फिर किसी पार्टी के प्रलोभन से किसी पार्टी में, किसी राष्ट्रीय या अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो किसी दल में शामिल हो गया जबकि निर्दलीय जीता था, उस पर भी अयोग्यता लागू होगी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है, इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया संसद द्वारा, 52वां संविधान संशोधन कानून 1985। इस 85 के कानून में इस बात का ही उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता और जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यदि कोई पार्टी का पूर्ण विलय होता है, बाद में 51वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संशोधन हुआ इस बात में कि यदि कोई पार्टी संपूर्ण विलय होती या 2/3 सदस्य विलय होते हैं तो फिर अयोग्यता लागू नहीं होगी, लेकिन इक्का दुक्के लोग शामिल होंगे तो उनको जो है एलिजिबिलिटी नहीं होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता भारत और मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के इतिहास में एक पल ऐसा भी आया था जब प्रदेश की हाईकोर्ट में एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी, और वह पहली महिला जज बनने का जो गौरव है वो मिला था श्रीमती सरोजिनी सक्सेना को। तो सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो पहली महिला न्यायाधीश थी सरोजिनी सक्सेना। ये प्रश्न कई बार व्यापम संबंधी परीक्षाओं में, एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया है। ठीक, तो अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी आप इस कथन को एमपी के लिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो पर्यावरण न्यायालय से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण न्यायालय का, एनवायरमेंट कोर्ट का मतलब यह होता है कि ऐसा कोर्ट जो पर्यावरण संबंधी विवाद को समाधान करने के लिए अलग से एक व्यवस्था स्थापित करता है। कोई भी ऐसे मामले जो पर्यावरण मंजूरी से संबंध में हो, पर्यावरण को नुकसान संबंधी पहुंचाने वाले मामलों से संबंध रखते हों, इन पर त्वरित निपटान करने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक अलग से कोर्ट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, और उसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा? हमने बात किया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। जैसे केंद्र में राज्यसभा लोकसभा में, ऐसे राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधान सभा का उपाध्यक्ष, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय के लिए कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता है? तो नगरीय निकाय मतलब नगर, नगर क्षेत्र में क्या होगा? जो कर नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं लगा सकते, किन क्षेत्रों में नहीं लगा सकते? नगर पालिका के अंदर रखे हुए कुत्तों पर कर लगा सकते हैं, बिल्कुल। वो अगर अस्वच्छता फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं तो उन पर लगा सकते हैं। सफाई कर लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर लगता ही है। कृषि उत्पादों पर कर नहीं लगता, तो ये कृषि उत्पादों पर कर लगाने का अधिकार नगर पालिका का नहीं है, बाकी सब पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बात करते हैं मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो दोस्तों, मंत्रि परिषद क्या होती है? मिनिस्ट्री। मंत्रि परिषद मंत्रियों का समूह को कहते हैं, और
इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि मंत्रिपरिषद पर सदन का विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और वह अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, तो वह विधानसभा में लाया जाएगा। राज्य में कहां लाया जाएगा, विधानसभा में लाया जाएगा। और केंद्र में कहां लाया जाएगा, केंद्र में लोकसभा में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो जनता का बहुमत वहां दिखाया जाता है। तो अगर वो असहमत हैं तो जनता भी असहमत है, ये माना जाएगा। राज्य में यदि विधानसभा में लाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि राज्य में विधानसभा में विधायक चुनकर जाते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो यदि वो असहमत हैं, इसका मतलब जनता का बहुमत उनके साथ है, तो जनता असहमत है किसी भी प्रस्ताव से, किसी भी मंत्री से, तो मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए, उसके किसी भी निर्णय की आलोचना करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए विधानसभा में क्या लाया जाएगा, स्टेट स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव। और क्यों लाया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 164 बी इस बात का वर्णन करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यदि किसी मंत्री के खिलाफ या किसी मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा में भी होता है कि लोकसभा जो है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक, इसीलिए एक मुहावरा प्रचलित है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ डूबती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल सन 2000 को की गई थी। 1 अप्रैल सन 2000 को क्यों की गई थी, क्योंकि ऐसे आपराधिक मामले जो लगातार कई समय से लंबित हैं उनका निपटारा करने के लिए, और जो गंभीर प्रकृति के केस हैं, मतलब बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट टाइप के जो केस हैं, ठीक, आप आए दिनों देखते होंगे समाचार पत्रों में कितना कत्लेआम और बहुत सारी जघन्य हत्याएं, ऐसे जो केस हैं उनका त्वरित निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक मतलब बहुत जल्दी निपटारा करने के लिए ऐसे कोर्ट की स्थापना के लिए कानून बना और 1 अप्रैल 2001 से लागू है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए जो व्यवस्था है संविधान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा है। अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो सरकार होगी केंद्र में उसकी सिफारिश ली जाती है, कैबिनेट की सिफारिश पर लिया जाता है। इसीलिए जो केंद्र सरकार होती है उसी के संबंध प्रभाव वाले व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्या करने का अधिकार है, जो है सजा को कम करने का अधिकार है। मृत्युदंड केवल माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसीलिए दया याचिका, मृत्यु याचिका जो होती है मृत्यु माफ करने की, वो राष्ट्रपति के पास जारी की जाती है। राज्यपाल के पास जारी की जाती है तो केवल सजा को कम करने या सजा की प्रकृति को बदलने के लिए अधिकार है, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं। नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है, तो दोस्तों गणपूर्ति का मतलब होता है जितने सदस्य हैं उसमें से एक मिनिमम सदस्य हो जाए इकट्ठा तब बैठक शुरू हो जाए। तो ऐसा 1/3 अगर सदस्य, मान लीजिए टोटल सदस्य 100 हैं, उसमें से यदि 33 सदस्य, 1/3 होगा 33 + 1 मान लीजिए 34, यदि 34 सदस्य हैं तो नगरीय निकाय की वो बैठक होगी, नगर निगम नगर पालिका जो भी बैठक होती है उनकी, तो उसमें 1/3 सदस्य कम से कम होना ही चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं होगी बैठक। जैसे लोकसभा में और विधानसभा में 1/10 सदस्य चाहिए, जैसे लोकसभा में यदि 230 सदस्य हैं तो 23 सदस्य होना ही चाहिए तभी बैठक शुरू होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों यह जो संविधान संशोधन है ये क्या बताता है। 74वां संविधान संशोधन हमने बात करी, 73वां पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 वो भी जो है नगर निगम नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख
है। तो दोस्तों ये जो लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख करता है, कर्तव्य मतलब कार्य, ड्यूटी, ठीक, उसके वर्क क्या क्या है वो आर्टिकल 320 बताता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जून 1994 को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो राज्य की पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, उनके लिए जो आय का स्रोत है उनके बारे में व्यवस्था करना और जो उनकी वित्त व्यवस्था है उसकी समीक्षा करना, इन सब के लिए 1994 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं, कौन सा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी पूरे भारत में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। अंग्रेजी की एक महान कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी भी रही और इन्होंने झंडा सत्याग्रह 1923 में नेतृत्व भी किया। पूछा गया है राज्यपाल बनने का, यानी जब देश आजाद हो गया उसके बाद किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली कोई महिला थी तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक, और उत्तर प्रदेश यानी पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था। स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त को बनी, 1949 तक रही, 2 साल तक रही। इनकी पुत्री थी पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की पुत्री थी और यह भी राज्यपाल बनी संयोग से, और यह राज्यपाल बनने वाली सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला हैं। इनका नाम है पद्मजा नायडू। 11 साल तक राज्यपाल रही, पश्चिम बंगाल की रही, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और सरला ग्रेवाल का नाम यहाँ है। सरला ग्रेवाल कौन है? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक, सरला ग्रेवाल। राजकुमारी अमृत कौर कौन है? राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्री हैं और सर्वाधिक समय तक रहने वाली केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी। ठीक, आगे बात करते हैं, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियम और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के बारे में क्या है? अनुच्छेद जो 6 है, अनुसूची 6, अनुसूची 6 में इस बात का उल्लेख है कि अमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए कुछ काउंसिल बनाई जाएंगी और उनको निलंबन करना, समाप्त करना, बनाना, ये अधिकार है राज्य के राज्यपाल को, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने वित्त आयोग की कार्य की चर्चा की थी कि यह पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। आगे, किसने राज्यपाल पर सर्वाधिक समय तक पद धारण किया है? तो दोस्तों इनमें से ESL नरसिम्हन, ये जो हैं 12 साल तक कार्य किए हैं राज्यपाल के रूप में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं और आंध्र प्रदेश के रहे हैं और तेलंगाना के रहे हैं। 3 राज्यों में राज्यपाल का पद संभाला, 12 साल तक रहे। अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है ESL नरसिम्हन जी का। आगे बात करते हैं, वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई थी? तो दोस्तों वह कमेटी थी अशोक मेहता। यह कमेटी दिसंबर 1977 में अशोक मेहता जी के नेतृत्व में गठित हुई और अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी और कहा था कि 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। मंडल पंचायत यानी पंचायत समिति बीच की बात इन्होंने नहीं करी थी, तो अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है जो दर्जा प्रदान करता है? 73वां। आंसर क्या हो जाएगा? 73वां। इसकी हमने व्यापक व्याख्या पूर्व प्रश्नों में करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निगम का कार्यकाल 5 साल ही होता है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का पंचायती सिस्टम का होता है, उनका भी 5 साल होता है। आगे बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो संपत्ति वाहन कर, जानवर कर, ऐच्छिक वाहन कर, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो कौन सा नहीं है? कृषि आय पर कर, एग्रीकल्चर पर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि आय पर। ना तो नगर निगम का काम है ना तो इसका काम है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में टोटल है कितनी?
टोटल है 230, जिसमें एससी के लिए 35, एसटी के लिए 47, टोटल हो गई 82। तो अनरिजर्व की कितनी हो गई? तो 230 माइनस 82 बराबर 148। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 148। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगर निगम के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो हमने व्यापक व्याख्या की है, ग्राम पंचायत के लिए यह अधिनियम बना था। ठीक, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है। पहले राज्यपाल थे बी पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले महान नेता थे, और यही वो व्यक्ति थे जिनसे 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवारी पर जीत गए थे। गांधी जी से मतभेद हुआ, नेताजी ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के भवन के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, और यह जो है उच्च न्यायालय का डिजाइन तैयार किया था, है ना। आगे बात करते हैं, जनजाति परिषद वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनजाति परिषद के बारे में अनुसूची 6 में स्पष्ट प्रावधान है। अमित त्रिमी 3 राज्यों का, 4 राज्यों का, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय इसमें से 2 हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कि भोपाल में पर्यावरण न्यायालय है, वैसे ही औद्योगिक न्यायालय भी कहाँ है? औद्योगिक न्यायालय है इंदौर में। ठीक है, उद्योग की राजधानी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर। आगे बात करते हैं, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली क्रमानुसार आई थी। तो यह जो व्यवस्था है यह राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये लागू की गई थी। ठीक है, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को ये लाई गई थी। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो नगर पालिका संबंधित वाला भाग है, भाग 9 का है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और आर्टिकल 243 जो ता है उससे या ज तक, ठीक है, ये वर्णन है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 का। 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध रहा है? तो 73वां संविधान संशोधन हमने पृष्ठभूमि पर इसकी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 40 इस बात का उल्लेख करता है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, और यह गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व रहा है। तो ये आर्टिकल 40 के तहत इसका किया गया है। नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी या अन्य सर्विस के द्वारा चयनित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए आधारभूत प्रबंधन प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में भोपाल में दक्षिण पूर्व में शाहपुरा झील के पास में स्थित एक संस्थान है, और यह भोपाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। यहीं एमपीपीएससी के द्वारा चयनित नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, और बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्णकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 1993 को लागू होने की याद में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति निर्मित द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था वाले राज्य कौन से हैं? तो हमने बात करी थी असम, असम, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडिचेरी, दिल्ली। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा कि द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था वाले असम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, सही है, दिल्ली भी है, पांडिचेरी भी है, और इसमें से एक हरियाणा भी है। ठीक, ये 2 स्तरीय वाले हैं। आगे बात करते हैं, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को अपने पद की शपथ लेता है? तो दोस्तों अपने पद की शपथ राज्यपाल लेता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 159 के तहत पद की शपथ लेता है। ठीक है, और शपथ दिलाने वाला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है? तो विशेषाधिकार का वर्णन है आर्टिकल 361 में, विशेषाधिकार का वर्णन आर्टिकल 361 में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे? पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो दोस्तों पहले महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी, श्री एम धर्माधिकारी या श्री एम अधिकारी। वर्तमान में है श्री प्रशांत सिंह। ठीक, महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो जनपद पंचायत जनपद स्तर पर होता है। कितने जनपद हैं, कितने ब्लॉक हैं मध्य प्रदेश में? 313, 313। ऐसे ही 313 क्या हो जाएगी? जनपद पंचायत संख्या हो जाएगी। जैसे जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है तो 52 जिला पंचायत है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करने का जो काम है वो राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल किसके परामर्श से करते हैं? तो हाई कोर्ट के परामर्श से करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में कर्तव्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है। जिस तरीके से आर्टिकल 78 इस बात का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों को जो है कार्यों को सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ऐसे ही मुख्यमंत्री देंगे राज्यपाल को 167 के तहत। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इसमें कहा गया सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि, कब समाप्त हो सकती है? तो इसमें से ये वाला कथन गलत है। 90 दिन तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। तो ये 90 दिन नहीं है, 60 दिन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। कोई सदस्य, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब हो ही जाता है, चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्य समाप्त हो ही जाएगी, इसमें भी समाप्त हो जाएगी। और इसके द्वारा ये सही है। ये यहाँ 60 दिन होगा तो ये गलत है कथन। आगे बढ़ते हैं। सदस्य नगरीय निकाय की बैठक में कितने सदस्य के लिए किसी प्रस्ताव को लाने के लिए कितने समय पूर्व अध्यक्ष को अवगत कराना जरूरी है? तो दोस्तों 1 सप्ताह पहले सूचना देनी पड़ेगी लिखित में कि हमको ये प्रस्ताव रखना है। तो 1 सप्ताह इसका आंसर हो जाएगा, 1 सप्ताह है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी वार्ड संख्या का गठन किया जा सकता है? तो जो नगर पालिका अधिनियम कानून बना था 56 में, उसमें लिखा है कि वार्ड संख्या 40 से लेकर 70 तक हो सकती है। मिनिमम 40, अधिकतम 70। तो अधिकतम हो जाएगा 70 इसका आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 14 फरवरी 1982 को, 14 फरवरी 1982 को हुई। और यह संगठन की स्थापना लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत की गई है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 224 ए, आर्टिकल 224 ए यह बताता है कि राज्य में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। जैसे कोई बैठक है उसमें शामिल करने के लिए। ठीक है, तो जब कमी हो न्यायाधीशों की तब सेवानिवृत्त जजों को भी नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 224 ए इस बात में बात करता है। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय में वह राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। आंख मूंद कर आप सीधा टिक करेंगे, उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में नियुक्ति करने वाला अगर पूछ रहा प्रश्न तो सीधा राष्ट्रपति होगा। ठीक, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा। पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका पंचायिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? सन 1997 से किया जा रहा है। सन याद रखिएगा। पंचायिका जिसमें पंचायत संबंधी विशेषताओं योजनाओं का वर्णन रहता है, पंचायत विभाग द्वारा होता है। सन 1997 से प्रकाशन हो रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं उसके न्यायाधीश 65 साल में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के 62 साल में 62 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह है प्रश्न, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? तो भोपाल एक रियासत हुआ करती थी। अंतिम गौंड रानी थी रानी कमलापति। उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अफगान शासन की स्थापना करी थी और मुस्लिम राज्य में 1723 में जो भोपाल राज्य की स्थापना करने के बाद 1926 से 1948 तक जो लास्ट में नवाब था, नवाब हमीदुल्लाह खान, वह जो है भारत में विलय नहीं कर रहा था भोपाल को। तो बाद में जन विरोध को देखते हुए, दबाव को देखते हुए 1 जून सन 1949 को विलय कर दिया भारत संघ में और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी कितने हैं जिले? 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। 1 अक्टूबर सन 2018 को किससे बना है?
तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से बना है। आगे बात करते हैं, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल जो राजधानी बना था वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था भोपाल, और 1 नवंबर सन 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो उसी समय भोपाल को राजधानी बनाया गया। भोपाल उस समय जिला नहीं था, तो भोपाल जिला कब बना? सन 1972 में बना, लेकिन 1956 में क्या बना था? वो राजधानी बना था और तहसील के रूप में था, उस समय सीहोर की तहसील था। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों एमपी का पहला मुस्लिम गवर्नर वो थे कुंवर महमूद अली खान। कौन थे वो? कुंवर महमूद अली खान। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से रिलेटेड नहीं थे? तो वो थे 8वें मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल जो है नहीं थे कांग्रेस, भाजपा के, कांग्रेस के थे ये। बाकी सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी ये भाजपा से संबंध रहे हैं। मध्य प्रदेश का ग्राम पंचायत मांस और परीक्षण बिक्री नियमन कानून किस वर्ष प्रभाव में आया? तो ये 1998 में प्रभाव में आया था। कब आया था? 1998 में आया था। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 बार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इनमें से जो बलराम जाखड़ हैं, के.एस. चांडी हैं, के.एम. चांडी, और चोंगल राव रेड्डी, C.R. रेड्डी ये राज्यपाल रहे हैं। बी.डी. शर्मा भी रहे हैं। इसमें से पूछ रहा है 3 बार किसको बनाया गया? तो भगवत दयाल शर्मा, इनका शॉर्ट नेम था बी.डी. शर्मा, और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, और 1981 में, 1982 में, 1983 में मध्य प्रदेश में इनको 3 बार राज्यपाल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, भगवत दयाल शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल के उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये जो है मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था। तो ये सन 1977 से सन 1982 तक 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। और यह मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे 1968 से 70 तक। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। और इसके अलावा इन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। जब 1969 में जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के CJI के रूप में कार्यकारी राष्ट्रपति का भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के तहत कौन सा स्थानीय निकाय के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो सरकारी अनुदान, इनके लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनका इनकम बढ़ेगा, केवल सरकार पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए सरकार पर डिपेंड रहना पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण न होने या उनका कमजोर विकास का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक स्तर पर मान्यता, पंचायत की व्यवस्था। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट इसको फुलफिल करते हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के निम्न न्यायाधीशों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था? तो जस्टिस JS वर्मा हमारे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के सतना जिले के निवासी थे। इनका पूरा नाम था जस्टिस जगदीश शरण वर्मा, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। ठीक, 1990 के दशक में ये 96 से 98 तक क्या थे? CJI थे, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काम किया। 1986 में मुख्य न्यायाधीश बने, बाद में 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और 1996, 97, 98 में CJI बने थे। फिर इन्होंने ऐसे बहुत सारे निर्णय दिए, जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो पॉक्सो एक्ट बना था। ठीक है, तो उसकी जो कमेटी बनी थी उसके प्रमुख सुझाव देने वाले सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उसी को कहा गया था JS वर्मा कमेटी। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीशों के कार्य क्या हैं? तो जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, यहाँ 2 शब्द को समझिएगा। एक जिला न्यायाधीश जो है सिविल मामलों पर विचार करता है, और आपराधिक मामले के लिए जो सत्र न्यायाधीश होता है, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, सेशन जज इसको बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट DM जिला मजिस्ट्रेट
वो क्या काम करता है, सिविल मामलों के लिए करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, सिविल मामलों के लिए, और क्रिमिनल मामलों के लिए सेशन जज कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो निर्णय को विकेंद्रीकृत करना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, दलित पिछड़ों का विकास करना, ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हैं, सुमेलित कीजिए मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, कैपिटल भोपाल है। संस्कार राजधानी कहाँ, जबलपुर कहलाती है। व्यवसायिक राजधानी इंदौर कहलाती है। ऊर्जा राजधानी बैढ़न सिंगरौली को कहते हैं, ज्यादा कोयला होता है, एनटीपीसी का कारखाना वहां स्थित है इसलिए। आगे बात करते हैं, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और बाद में फिर उसका पुनर्गठन हुआ और पूर्ण मध्य प्रदेश बना 1956 में। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही देश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन का चुनाव करें कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, इसका 8 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं रहेगी, ये गलत है, ये केवल 6 माह के लिए नहीं रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट केवल 6 माह वाला होगा, 8 माह इसलिए गलत होगा। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने संभाग थे, 1956 में जब गठित हुआ था मध्य प्रदेश, उस समय जो संभाग थे 8 संभाग थे, 43 जिले, और जब छत्तीसगढ़ बट गया तब 9 संभाग थे, 45 जिले। वर्तमान में कितने हैं, 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। आगे बात करते हैं, और लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में एक स्तरीय पंचायत राज प्रणाली है। दोस्तों हमने इसकी विस्तार से चर्चा की कि असम है और केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। इसमें से पूछ रहा है किस भारतीय राज्य में एक स्तरीय पंचायत राज प्रणाली है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा क्या, केरल, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, केरल हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये 100 प्रश्नों का मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सेशन समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम फिर नए वीडियो में 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर सामने आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।